सेल हो चुका है, सेल के बाद हमने टिश्यू पढ़ लिया है। टिश्यू के अंदर हम कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि संयोजी ऊतक पढ़ रहे थे। संयोजी ऊतक में हमने ब्लड जो है उसको देख चुके हैं, है ना। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, आपकी जो ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ब्लड से रिलेटेड ही आज हम चीज़ें पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ ब्लड, दूसरा हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं हमारे, है ना, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ ब्लड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो कोई बता सकता है भाई फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ ब्लड मतलब कि रक्त के कार्य। हाँ, कोई बता सकता है कि रक्त जो है हमारे शरीर में वो क्या कार्य करता है, क्या काम होता है उसका? ट्रांसपोर्टेशन पहली चीज है ना, उसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी और अदर सब्सटेंस भी आ जाएंगे, ठीक। दूसरा जो काम ये करता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि पदार्थों को का आवागमन करना, है ना, उनका जो है संचरण करना एक जगह से दूसरी जगह पर। देखो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडीज में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। वेन्स और आर्टरीज के अंदर मतलब धमनी और शिराओं के अंदर जो है रक्त का प्रवाह होता रहता है, ठीक। हार्ट जो है पंपिंग स्टेशन है हमारा, हार्ट से ब्लड जो है कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है, हृदय से रक्त का संचरण होता है जो कि धमनियों में उसको फेंकता है, और फिर वेन्स मतलब जो शिराएं हैं उनसे होकर के ये वापस कलेक्ट होकर हार्ट में आ जाता है, और ये पूरा जो सर्कुलेशन है वो पंपिंग स्टेशन की तरह हमेशा चलता रहता है, ठीक। अब इस बीच रक्त काम क्या करता है, ब्लड क्या क्या फंक्शन को कैरी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, मतलब कि पहला काम जो है रक्त का वो क्या है, संवहन करना, ठीक। हम इसको कैटेगरी वाइज इसको देख लेते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में हम बोलेंगे संवहन, ठीक है। दूसरा जो हम इसकी कैटेगरी बना सकते हैं वो हम दे सकते हैं रेगुलेशन, ठीक। तीसरी कैटेगरी हम इसकी बना सकते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब होता है नियमन करना, मतलब कंट्रोलिंग करना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये तीन कैटेगरी में हम रक्त के कार्य जो है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन मतलब संवहन। संवहन का हिंदी में मतलब कि एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह ले जाना, जैसे कि हमारे होते हैं ना ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक्स वगैरह जो गुड्स को इधर से उधर कैरी करते हैं, वैसे ही ब्लड भी जो है कैरी करता है। किन किन चीज़ों को कैरी करता है? तो सबसे पहले गैस को, है ना। कौन कौन सी गैस को भाई? सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो मेजर गैसेस हैं जिनको जो है ब्लड कैरी करता है, मतलब कि शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाता है, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन जो है जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर कौन सी गैस जा रही है? मतलब कि जाती तो एयर ही है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बट अंदर जाकर के जो ब्लड है उसमें अभी पूरा प्रोसेस में बताऊंगा कैसे होता है। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाती है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है? उसमें पूरा एयर होता है, उसमें सभी गैसें होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जो जो एटमॉस्फेयर में वो सब अंदर जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज, अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे संवहन हो रहा है उसको समझो जरा। देखो उसके पहले हमको लंग्स को मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, लंग्स का आपको एक रफ डायग्राम, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये मान लो हमारा लंग्स है। अब जो भी हमने सांस अंदर ली है ना, अभी हम मान के चल रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अंदर आई, ऑक्सीजन अंदर आई, ऑक्सीजन अंदर आई। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपकी जो एयर वाली जो ट्यूब है ना, जिनको कि हम ट्रेकिया, ट्रेकियोल्स, बहुत सारे इसके सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये श्वास की जो नलिका से जो हवा आ रही है अंदर जाकर के ये एयर सैक्स में जाती है। एयर सैक्स मतलब कि इस तरीके से छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती है, और उन ट्यूब्स में लास्ट में इस तरीके से आप देखोगे तो ये बबल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बबल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं एयर सैक, ठीक है। मतलब कि ये सबसे छोटी यूनिट है लंग्स की, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो एयर अंदर आई, अंदर आकर के यहाँ पर गई। अब होता क्या है कि ये जो बबल होता है इसके चारों तरफ जो है ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, मतलब कि रक्त वाहिका, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का मतलब कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स है, हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उससे भी पतली ट्यूब्स है, जिनके अंदर क्या है? ब्लड है, और वो ब्लड ने पूरा क्या कर रखा है? उस एयर सैक को घेर रखा है, उसको पूरी तरीके से कवर कर रखा है। अब क्या होगा कि देखो ये जो एयर सैक है इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है भाई? वो भी है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है?
सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमेबल। ठीक है, सेमी परमेबल का मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अर्ध पारगम्य। क्या मतलब होता है इसका? नहीं, वो अलग चीज है ना, देखने देखने का यहाँ पर हम लॉजिक नहीं लगाएंगे। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब कि यहाँ पर सेलेक्टिव डिफ्यूजन हो रहा है। सेलेक्टिव डिफ्यूजन का मतलब कि कुछ चीज़ों को ये अपने अंदर से जाने देगी और कुछ चीज़ों को रोक लेगी। बात समझ में आ रही? जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, जैसे मान लो हमारा आरओ होता है जो फिल्टर करता है पानी को, तो उसमें जो फिल्टर्स होते हैं वो भी तो यही काम करते हैं ना कि जो कचरा होता है उसको रोक लेते हैं और पानी को जाने देता है। तो वो भी सेलेक्टिव वहाँ पर की जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है, कैसा हो रहा है? सेलेक्टिव। तो यहाँ पर भी सेलेक्टिव है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, देखो दोनों तरफ मेम्ब्रेन है। जो ब्लड कैपिलरीज है उनके पास भी मेम्ब्रेन है और जो एयर सेक है उसकी भी मेम्ब्रेन है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर ये देखो, ये एयर सेक की मेम्ब्रेन, यहाँ पर ऑक्सीजन वेटिंग में खड़ी हुई है ना। और ये हो गई हमारी ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो है ये ब्लड आया इधर से, ये ब्लड भरा हुआ है पूरा। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है कि इसकी मेम्ब्रेन से, इसके अंदर ब्लड के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? ये पूरे शरीर से इकट्ठा होकर के आ रहा है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम बोलते हैं, कौन सा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, ना के बराबर। तो अब देखो, अब होना क्या है कि भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इधर आना है और ऑक्सीजन जो है इसको इधर जाना है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है, इसको क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, ये क्या हो रही है? डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब हिंदी में होता है विसरण। क्या हो रहा है यहाँ पर? विसरण हो रहा है। किसका? गैस का। जैसे हम परफ्यूम की बोतल आपने खोली तो स्मेल उसकी दूर बैठे व्यक्ति को भी चली जाएगी, है ना। या आपने अगर परफ्यूम लगा करके आए हो तो सामने वाले को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो गैस का क्या होता है? डिफ्यूजन एटमॉस्फेयर में, तो वो अपने आप फैलती है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि ये जो लंग्स से जो एयर सेक है, इसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर से एयर लिया है, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है। और ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है? कम है। ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता रक्त में कम है, परंतु यहां पर जो हवा हमने ली है उसमें ज्यादा है। तो विसरण हमेशा कहां पर होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस वजह से जैसे कि कोई भी चीज हमारी दुनिया में हमेशा ज्यादा से कम की तरफ ही जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे पानी हो, चाहे ये गैसें हो। तो यहां से क्या हो रहा है? वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब कि लंग्स से वो कहां पर चली जाती है? ब्लड में। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है और यहां पर क्या है? कम है। तो इसलिए वो ब्लड से कहां आ जाती है? एयर से। एयर सेक में मतलब लंग्स में आ जाती है। बात समझ में आ रही कि जो एक बार हमने सांस लिया अंदर, उस सांस में क्या हुआ? उस सांस में आपकी ऑक्सीजन गैस जो है वो ब्लड में चली गई डिफ्यूजन के थ्रू, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गई और फिर हमने उसको वापस क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करने में कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड। ये तो हमने अब ब्लड में आ गई ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करेगा? पूरे चक्कर लगा के आएगा पूरी बॉडी में, क्योंकि हर सेल के अंदर क्या हो रहा है? हर सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है भाई। वहाँ पर कई सारी चीज़ें हो रही हैं, ग्लूकोज को जलाया जा रहा है ना, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ये वो सारी चीज़ें हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कौन ला करके दे रहा है उसको? ब्लड। तो लंग्स से लेकर वो सेल में गया, सेल फिर ये सब काम करने के बाद सेल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस वो कहाँ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। तो देखो ये एक चीज़ हो गई। अब ऑक्सीजन जो है उसको कैरी कौन करता है? ब्लड में वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, इसको इंग्लिश में भी हीमोग्लोबिन ही कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन ब्लड का हम एक कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, वो एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को अटैच करता है और इस तरीके से उसको कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है? कोशिका से लेकर रक्त तक, कि ये पानी में घुल जाती है। रक्त में पानी उपस्थित है भाई, ब्लड में वाटर है, वाटर में ये डिजोल्व होकर के क्या बना लेती है? ये HCO3 नेगेटिव आयन बनाती। कौन सा आयन बनाती है? कार्बोनिक आयन। ठीक है, आप देखोगे CO2 + H2O जब हम करेंगे तो HCO3 बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा, ये 2 आयन बनेंगे। तो ये जो कार्बोनेट आयन है आपका, बाइकार्बोनेट आयन, इस आयन को ये ब्लड में के थ्रू लंग्स में आ जाता है और फिर वहां पर आकर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बना के, और बहुत सारी प्रोसेस होती है जो इतना डीप में अभी हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हो गया पहली चीज, गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो गया ब्लड के द्वारा।
कोशिका तक पहुंचाना और वहां से वापस लेकर आना, पहली चीज। ठीक, चलो दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब मिटा रहा हूं मैं भाई, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में आपको अब दूसरा क्या करना है, दूसरा जो है ये भोज्य पदार्थों का भी जो है अपने साथ लेकर के जाता है। मतलब कि जो आप खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो ब्लड उसको सेल की हर कोशिका तक लेकर जाने का काम करता है। तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ये किसका करता है, भोज्य पदार्थों का। ठीक है, मतलब कि भोज्य पदार्थों का, जो भी हम खाते हैं वो। फिर तीसरा, अगर खाना लेकर जा रहा है तो वहाँ जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको भी लेकर आएगा। मतलब कि वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ, है ना। तो ये लिख दिया मैंने, वेस्ट सब्सटेंस हो जाएगा, या हिंदी में इसको बोलेंगे अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अब अपशिष्ट पदार्थ में क्या क्या भाई, भोज्य पदार्थों में तो जैसे हमने लिख लिया कि शुगर है, बेसिकली जो भी खाना आप खाओगे वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, तो शुगर है ब्लड के अंदर। ठीक, वेस्ट मटेरियल्स में क्या क्या हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है ना, यूरिया हो सकता है। उसके बाद में जो आपकी आरबीसी है डैमेज वाली, वो हो सकती है, डैमेज आरबीसी होती है कई सारी। और बिलीरुबिन हो सकता है, ये भी पिगमेंट है सारे। ठीक है, बिलीरुबिन हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमको क्या याद रखना है कि यूरिया और यूरिक एसिड, ये दो जो है ये सबसे मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है। मतलब मेन जो है आपके वेस्ट मटेरियल है। कहाँ पर फॉर्म होते हैं, ये लीवर में फॉर्म होते हैं, है ना। लीवर जो हमारी बॉडी का, और या फिर जो किडनी है, वहां से ये सेपरेट होकर यूरिन के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ को भी रक्त अपने साथ क्या ले रहा है, पूरी बॉडी में घुमा करके फाइनली उसको शरीर के बाहर निकाल देता है। किडनी ये काम करती है, शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी करती है, और बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है भाई, तो ये दूसरी बात हो गई कि वेस्ट मटेरियल को भी लेकर जा रहा है अपने साथ, और अच्छी चीजों को भी लेकर जा रहा है, और गैसों को भी लेकर जा रहा है। ठीक, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ब्लड और क्या अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है, तो इसके अलावा ब्लड जो है हार्मोन्स को लेकर जाता है, हार्मोन्स को लेकर जाता है। हार्मोन का मतलब क्या, कि ऐसे केमिकल मैसेंजर है हार्मोन्स, या केमिकल सब्सटेंस है जो पर्टिकुलर ऑर्गन पर जाकर टारगेट करते हैं और वहां पर जाकर अपना जो है काम उसको करते हैं। जैसे कि भूख लगी, हमें सेंस हुआ हमें भूख लगने का, तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के थ्रू जो है नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क के द्वारा हार्मोन छोड़े जाते हैं, वो हार्मोन क्या करते हैं, हमें नींद आना, भूख लगना, थकान होना, इन सब चीज़ों को जो है रेगुलेट करते हैं, नियमन करते हैं। ठीक है, तो ये भी सब ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी अपनी पर्टिकुलर ट्यूब होती है ना, और कुछ हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू जाते हैं। तो ये चीज़ों ट्रांसपोर्टेशन, संवहन में रक्त जो है मुख्य रूप से इन पदार्थों को जो है कैरी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे पे आते हैं, रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या करता है, रेगुलेट क्या करता है ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लिया तो मिटा दूं भाई मैं, साथ साथ में लिखते चला करो, है ना, बाद में लिखने का टाइम नहीं दूंगा मैं। हो गया सबका, ओके फाइन। चलिए, तो देखो अब रेगुलेशन में क्या कर रहा है वो, रेगुलेशन में देखो तो सबसे पहले वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर। क्या रेगुलेट कर रहा है, टेम्परेचर। हम लिख देते हैं कि टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है, मतलब हिंदी में बोलेंगे ताप का नियमन कर रहा है। ठीक, दूसरा ये करता है पीएच लेवल, है ना। पीएच का मतलब है कि एसिड बेस वाला, एसिड बेस का रेगुलेशन करता है। ठीक, टेम्परेचर का सबसे जरूरी जो है ताप का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसको आपको समझो कि ये कैसे करता है। देखो, जो भी हम एटमॉस्फेयर से, अभी हमने कहा कि सांस हमने लिया है ना, इनहेलिंग की, तो अब एयर का जो टेम्परेचर है, बाहर की एयर का, वो तो हमेशा बदलता रहता है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है भाई, 37, मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर है, क्योंकि हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, है ना, मतलब गर्म खून वाले जीव हैं हम, जो हमारे शरीर का तापमान हम खुद नियंत्रित करते हैं। ठीक है, हम एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है क्या, नहीं है। जैसे क्रोकोडाइल होता है, वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड होता है ना। अगर उसने खाना खाया तो उसको धूप सेकना पड़ेगा, वो देखा होगा ना हमने, जो आपके जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ऐसे मुंह खोल के धूप में पड़े रहते हैं। उसका कारण क्या है, अगर उनको धूप नहीं मिलेगा तो उनका बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। बट हमारे साथ ऐसा है क्या, नहीं है। हम तो चाहे ठंड में रहे, गर्मी में रहे, कोई सी भी जगह पर रहे, हमारी बॉडी अपने ताप का नियमन स्वयं करती है। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है कि जब जो हम सांस अंदर ले रहे हैं, उस सांस के थ्रू जो बाहर की हवा अंदर जा रही है, उस हवा का तापमान तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो एयर हम लेंगे तो वो एयर भी गर्म होगी। ठंड के दिनों में अगर हम सांस ले रहे हैं तो एयर ठंडी होगी। तो इस कंडीशन से देखो, क्योंकि शरीर को तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर वाली एयर चाहिए,
है ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। अगर कम होगी तब भी प्रॉब्लम, ज़्यादा होगी तब भी प्रॉब्लम। तो फिर वो क्या करता है, तो देखो यहाँ पर हमारी जो नेजल कैविटी है, जो नाक है, उस नाक के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। देखो जैसे मैं बताता हूँ तुमको, ये हमारी नोज है मान लो, जैसे ही आपने ये सांस लिया अंदर, है ना, ये एयर अंदर गया, अब इस एयर का टेम्परेचर मान लो जो है, ठीक है, हमने मान लिया कि 40 डिग्री, इतना होता नहीं है, हम एक एग्जांपल के लिए मान रहे हैं, मान लिया 40 डिग्री है, बॉडी को चाहिए 37 या 36 जो भी चाहिए, ठीक। अब जैसे ये एयर अंदर गई है, तो एयर अंदर गई तो क्या होगा कि इतनी गर्म एयर अगर अंदर जाएगी तो अंदर के ऑर्गन्स जो है उनको काम करने में प्रॉब्लम होगी। भाई जो लंग्स है हमारा वो तो बहुत सेंसिटिव होता है, तो अगर उसमें गर्म हवा जाएगी या ठंडी हवा जाएगी तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि नाक के अंदर यहाँ पर जो है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का मतलब रक्त केशिकाएं, अभी बताया मैंने कि खून की बारीक बारीक नलियां, हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम उनको, खून की बारीक बारीक नलियां बिछी हुई है। तो वो क्या करती हैं कि जैसे ये हवा अंदर आई तो उस हवा में से जो अगर एक्स्ट्रा हीट है, उस हीट को ब्लड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ में आ रही, ब्लड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर की एयर ही अंदर लंग्स में जाती है। उसी तरीके से अगर एयर ठंडी है तो वो अपनी तरफ से उसको क्या देता है, हीट देता है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर वाली एयर ही लंग्स के अंदर जाएगी। देखो जैसे कि इसका हम देखते हैं ना कि गर्मियों में किसी की नाक से खून आने लगता है, उसका रीज़न क्या होता है कि वो उसका जो ये जो सिस्टम है एयर कूलिंग वाला, ये सिस्टम में क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, है ना, जिसकी वजह से उसकी जो ब्लड कैपिलरीज है वो डैमेज हो जाती, फट जाती है और वहाँ से खून आने लगता है। बात समझ में आ रही। तो कहने का मतलब कि ब्लड की जो कैपिलरीज है, जो खून है, वो हवा के ताप को नियंत्रित कर रहा है, जिसकी वजह से शरीर का तापमान भी क्या होता है, नियंत्रित रहता है। बात समझ में आ गई। ये दूसरा काम हो गया। देखो पीएच लेवल का मतलब ब्लड का जो पीएच लेवल है वो 7.4 के आसपास होता है, तो उस लेवल को भी ये मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन करने का मतलब कि उसका नियमन करता है। नियमन कैसे करता है कि ना तो रक्त ज़्यादा अम्लीय स्वभाव का होना चाहिए, एसिडिक नेचर का, और ना ही बेसिक। अगर एसिडिक हो जाएगा तब भी सेल्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, अगर बेसिक हो जाएगा तब भी वो अपना काम नहीं कर पाएगी। चाहे बॉडी का कोई भी आपका जो है फंक्शन हो, है ना, चाहे वो आपका डाइजेशन हो या सेल के अंदर होने वाली छोटी छोटी अभिक्रियाएं हो, रिएक्शंस हो, वो सब एक फिक्स्ड पीएच लेवल पर ही होती है। हमने देखा होगा ना, जैसे हमारे पेट में अगर पीएच लेवल कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिटी हो गई। क्या कहते हैं, एसिडिटी। पीएच लेवल कम होना मतलब अम्ल ज़्यादा हो गया, है ना, पेट के अंदर अम्ल होता है खाना पचाने के लिए, तो वो कम उसका बढ़ जाना मतलब पीएच लेवल कम हो जाना। ठीक है, पीएच लेवल के ऊपर मैं एक लेक्चर में पहले ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें कि पीएच स्केल क्या होता है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो रक्त है हमारा वो इस पीएच लेवल को, एसिड बेस का जो बैलेंस है उसको बना के रखता है। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो ये हो गई दूसरी चीज़, नियमन, रेगुलेशन कर रहा है, ये ताप का रेगुलेशन कर रहा है, पीएच का रेगुलेशन कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं प्रोटेक्शन के ऊपर। क्या प्रोटेक्शन देता है ब्लड हमको? ब्लड के अंदर ही हमें पता है कि WBC हमारे पास क्या है ब्लड के अंदर, WBC। ये रही WBC, मतलब कि वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पल्स, है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये जो श्वेत रक्त कणिका, इनका काम क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी, ब्लड सेल पढ़ी थी जब, एज अ सोल्जर वर्क कर रही है। क्या कर रही है, एज अ सोल्जर, मतलब कि एक सैनिक की तरह कार्य करती है। मतलब कि सैनिक क्या करते हैं, हमें दुश्मनों से बचाते हैं, वैसे ये भी क्या करती है, हमें दुश्मनों से, दुश्मन कौन है अब, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, बीमारी, इन सब चीज़ों से वो क्या करती है, हमें बचाती है। तो देखो प्लाज्मा के अंदर WBC है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ वो भी हमारा इसी तरीके के काम करती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो रक्त में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, है ना, चाहे वो WBC हो, चाहे वो एंटीबॉडीज या इस तरीके की कोई भी इम्यूनिटी हमने डेवलप कर रखी है, वो सब ब्लड में ही होगी। तो उसकी वजह से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कार्य करता है, मतलब इम्यून सिस्टम। आजकल तो काफ़ी चल रहा है ना इम्यूनिटी। कोरोना की वजह से सभी लोग जानने लगे होंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी यही होती है, देखो इम्यूनिटी का मतलब क्या, जैसे अभी हमको कोरोना का टीका लग रहा है। अच्छा, ये अभी मैं, है ना, जब हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा, तो उसमें बता दूंगा मैं, है ना। अभी तो आप इतना समझ लो कि जो WBC है वो क्या कर रही है, वो रक्षा करने का काम कर रही। जो भी बाहर से चीज़ें आई जो हमारे काम की नहीं है, उनको क्या करेगी, वो खत्म कर देगी, मार देगी। क्लियर? चलो, तो ये ब्लड के फंक्शंस हो गए। बेसिकली हमको 3 चीज़ें याद रखना है। ट्रांसपोर्टेशन में मुख्य चीज़ कौन सी है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें टेम्परेचर, है ना, और इसमें WBC। बस ये 3 चीज़ आपने अगर याद रख ली तो बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें। चलो, अब नेक्स्ट ये हो गया भाई फंक्शन, ब्लड के फंक्शन हो गए हमारे पास।
फंक्शन के बाद हम चलते हैं, देखो फंक्शन के बाद हम चले तो सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है ना, और कहाँ कहाँ पर जाता है बॉडी के अंदर। चलो ठीक है, देखो हम यहाँ बात करते हैं अब हम ब्लड का सर्कुलेशन, मतलब रक्त बॉडी में कहाँ कहाँ जाता है, जाता तो सभी जगह है मतलब, पर पहले कहाँ जाता है, एक रूट की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ हमारे हार्ट का, है ना, इस तरीके से कुछ, वैसे ऐसा तो नहीं है पर ठीक है, अभी हम सब इसी तरीके से जानते हैं इसलिए हमने उसको ऐसे ही बना लिया, है ना। ये हमारा हार्ट है, हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब इसमें 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, 4 भागों में ये डिवाइड होता है, मतलब इसमें 4 कंपार्टमेंट है, 4 हिस्से हैं हमारे हार्ट के। अब ये क्या कर रहा है, इनको हमने नाम दे रखे हैं अलग अलग। इस वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं, हाँ ये हो गया राइट ऑरिकल। कौन सा ऑरिकल हो गया, राइट ऑरिकल, ठीक है। इसको आलिंद, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, आलिंद। कौन सा आलिंद, दायां, ठीक है, ये दायां आलिंद हो गया। इस तरफ वाला कौन सा हो जाएगा भाई, लेफ्ट ऑरिकल, मतलब बायां, बायां आलिंद हो गया। देखो अब इतना हम जो अच्छे से पढ़ रहे हैं ना चीज़ों को, तो कई सारे क्वेश्चंस इसमें सब कवर हो जाते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि हम पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन रट के जाएंगे और वो आ जाएगा एग्जाम में, इस तरीके की हमारी एग्जाम नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को हम इतना डीप में भी नहीं जा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही चल रहे हैं, तो समझ के पढ़ेंगे चीज़ों को तो एक साथ कई सारे क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया। इस तरीके से नीचे वाले जो हिस्से उनको बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल, हिंदी में बोलेंगे इसे निलय, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि बायां निलय, ठीक है भाई। मतलब ये सिर्फ नाम है किनके, इन चारों हिस्सों के, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि ब्लड जो है सबसे पहले इसमें आता है, किसके थ्रू आता है, यहां पर दो हमारे पास वेन्स हैं, 2 क्या है हमारे पास, वेन्स, वेन्स और आर्टरी। पहले ये समझा देता हूं मैं, देखो एक शॉर्ट में, आर्टरी और वेन्स, ये 2 चीजें हमारे शरीर के अंदर जिसमें खून बहता है, एक है धमनियां, धमनी, और दूसरी क्या है, शिरा। देखो अब ये क्या होती है कि धमनी और शिरा जो है ये 2 ऐसी ट्यूब्स है, मतलब पाइपलाइन से, जिनके अंदर ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। धमनी का मतलब क्या है भाई, धमनी का मतलब कि धमनी जो होती है ये प्योर ब्लड को लेकर जाती है। कौन से ब्लड को लेकर जाती है, प्योर ब्लड। मतलब अगर इसमें हम लिखें तो ये हो जाएगा इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है धमनी के अंदर। इसमें एक अपवाद भी है, वो मैं अभी आगे बता दूंगा, ठीक है। और ए वेन के अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है या CO2 होती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, इसकी जो दीवारें हैं ये मोटी होती है ना, और शिरा जो इसकी दीवारें पतली होती है। फिर जो आपकी शिरा है, वेन है, उसमें वॉल्व होते हैं इस तरीके से, पर आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं होता। बस इतनी चीज़ें काफ़ी हमारे लिए, इससे हम पूरा सर्कुलेशन समझ लेंगे। देखो क्या हुआ अब कि सबसे पहले हमने कहा कि वेन्स के थ्रू ब्लड कहाँ पर आया, राइट ऑरिकल में। ये वेन्स का नाम क्या है, ये 2 वेन्स होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, क्या होती है, सुपीरियर वेना कावा, और एक कौन सी होती है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अग्र महाशिरा, क्या बोलेंगे, अग्र महाशिरा, और इसको बोलेंगे पश्च महाशिरा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही। अग्र और पश्च का मतलब भी बता दूं, सुपीरियर का मतलब जहां पर हमारा हार्ट है वहां से ऊपर के हिस्से, वहां से ब्लड कलेक्ट करके कहां ला रही है, हार्ट में। इन्फीरियर मतलब जहां हार्ट है उससे नीचे का जो भी पोर्शन है वहां से ब्लड कलेक्ट करके क्या ला रही है, हार्ट में। बात समझ में आ गई। चलो फिर ब्लड कहां पर आ गया, ये आ गया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल्स में यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड्स, है ना, उनके नाम पर नहीं जाएंगे हम, इतना समझ लो कि यहाँ पर वॉल्व्स हैं, है ना, वॉल्व हैं। उन वॉल्व के थ्रू अब ये कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल। और ये जो वॉल्व है इनकी क्या स्पेशलिटी, क्या खासियत है कि ये 1 साइडेड है, मतलब जैसे साइकिल के ट्यूब में हम हवा भरते हैं तो हवा अंदर तो जाती पर बाहर आती है क्या, नहीं, उसी तरीके के। मतलब कि यहाँ पर अगर ब्लड एक बार इसमें आ गया तो वापस रिटर्न नहीं जा सकता, और वो उसको आगे ही जाना पड़ेगा, पीछे नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर पीछे चला गया तो प्रेशर ही नहीं बन पाएगा, है ना, तो वो इस तरफ आगे जाएगा। देखो तो यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से कहाँ जाएगा वो, यहाँ से वो जाता है पल्मोनरी वेन, क्या होती है, नहीं, पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी है ये,
पल्मोनरी आर्टरी है। ये आर्टरी क्यों बोला इसको, क्योंकि इसकी जो वॉल्स है ये मोटी होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी। बट ये इसमें कैसा ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये एक क्या हो गया, हमारा अपवाद हो गया, है ना। मतलब कि सारी जो आर्टरी उनमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, पर इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। तो अब ये रक्त लेकर कहाँ गया, ये गया हमारा लंग्स में, है ना। अभी लंग्स हमने बनाए थे, ये फिर से बना लेते हैं। ये लंग्स में गया, ठीक है, ये लंग्स में आ गया ब्लड। अब लंग्स में उसमें क्या मिलाया, ऑक्सीजन। लंग्स में इसमें ऑक्सीजन डाल दी। अब ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, कौन सी वेन लेके जाएगी इसको, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये पल्मोनरी जो वेन है, अब ये कहाँ पर जाकर खुलेगी, ये जाएगी आपकी लेफ्ट ऑरिकल में। बात समझ में आ रही है। हृदय से रक्त फेफड़ों में गया, फेफड़ों में उसमें ऑक्सीजन मिलाई, ऑक्सीजन से वो कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर यहाँ से वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो सिस्टेमिक एओर्टा, मतलब कि महाधमनी बोल सकते हैं इसे हम, महाधमनी, इसके द्वारा वो शरीर में बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो फिर से सुन लो कि सबसे पहले अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले ब्लड कहाँ आया, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में, है ना, लंग्स में। लंग्स से वापस कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा। क्लियर, ये पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट, ये ब्लड का रूट होता है जिस पर जो है हमारा ब्लड पूरे दिन भर बॉडी में जो है सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है जो इस तरीके के काम करता है और कंटिन्यूअसली जो है ब्लड का फ्लो करता रहता है। और इसके फिर हमें अगर हार्ट में ज़्यादा डीप में एक लेक्चर हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, उसको अगर आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हो, ठीक है। सारा उसमें जो उसकी धड़कन वगैरह है उनकी सारी चीज़ों की जानकारी है। अभी तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई, फिर हम आगे चले। ये ब्लड का जो रूट है वो हमको पता। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ब्लड प्योर कहाँ होता है। तो देखो, ब्लड का प्यूरिफिकेशन यहाँ पर हमारी बॉडी में दो जगह हम बोल सकते हैं। एक तो लंग्स में, क्योंकि लंग्स में उसमें ऑक्सीजन मिलाई जा रही है, मतलब वो भी एक तरीके का प्यूरिफिकेशन है। हालांकि उसको प्रॉपर प्यूरिफिकेशन नहीं बोल सकते हैं, पर चूंकि उसमें ऑक्सीजन मिलाई जा रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन हुआ है। और जो एक्चुअल प्यूरिफिकेशन है वो कहाँ होता है, किडनीज में। किडनी में होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन, कहाँ होता है, किडनी में होता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब बाहर निकाल के और यूरिन के थ्रू उनको बाहर कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स और किडनी में होता है। चलो, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की, ब्लड ग्रुप्स की। देखो, आप लोगों में से किस किस को अपना ब्लड ग्रुप पता है, ब्लड ग्रुप, है ना। ब्लड ग्रुप जो होता है, देखो पहले तो क्या था कि ऐसा कुछ होता नहीं था ज़्यादातर, तो एक लोगों की बहुत ज़्यादा उसमें फिर क्या हो जाती थी, मृत्यु, मतलब मौतें हो जाती थी। जब हमारा जो साइंस था वो उतना डेवलप नहीं था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ब्लड ग्रुप से लोगों का पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही फिर अगर उसको किसी का ब्लड डोनेट मतलब चढ़ाना हो तो उसको ब्लड लगाया जाता है। वैसे तो माय एडवाइस कि किसी कभी भी बहुत ही रेयर केस अगर आपके पास आए तो ही किसी का ब्लड हमें लेना चाहिए। अदरवाइज जहाँ तक हो सके कि हम मेडिसिन के थ्रू ही उसको ब्लड को या अच्छी चीज़ें खाकर ही उसको ब्लड बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि चाहे आप कितने भी तरीके के टेस्ट लगा लो, है ना, फिर भी हमें पता है नई नई चीज़ें, नई नई वायरस, नई नई बीमारियां, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसीलिए ब्लड अगर आपको इमरजेंसी में लगवाना पड़े तो अलग बात है, बाकी जहाँ तक हो सके किसी का ब्लड नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चलो, अब देखो हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करें। ब्लड ग्रुप्स क्या है, ब्लड ग्रुप्स देखो, उससे ब्लड ग्रुप से पहले मैं आपको बताऊं कि उसमें ब्लड ग्रुप किन किन चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ा था ब्लड के अंदर दो चीज़ें पढ़ी थी हमने। एक तो पढ़ा था प्लाज्मा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, प्लाज्मा पढ़ा था, है ना, प्लाज्मा। और दूसरा क्या पढ़ा था, ब्लड सेल। ब्लड सेल में जो है हमने आरबीसी पढ़ी थी, पढ़ा था, इतनी चीज़ हम पढ़ चुके थे। तो देखो, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा अलग चीज़ है, आरबीसी अलग है। प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा वो लिक्विड है जिसके अंदर सारी ब्लड सेल्स तैरती रहती हैं या बहती रहती है ना। प्लाज्मा जैसे पानी है नदी का, और उस नदी में जो जो भी चीज़ें बह रही है वो, जैसे कंकड़ पत्थर या धूल मिट्टी जो भी है वो सब क्या है, ब्लड सेल्स हो गई। तो प्लाज्मा एक तरीके का द्रव है जिसके अंदर रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, बहती रहती हैं।
क्लियर इतनी बात? तो देखो अब प्लाज्मा के अंदर एक और चीज बहती रहती है, उसको बोला जाता है एंटीबॉडी। क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी। ठीक, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दो तरीके की है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब ये जरा ध्यान से सुनना, है ना, इसको ज्यादा हमें देखो एंटीबॉडी को हिंदी में भी एंटीबॉडी ही कहेंगे, है ना, कोई इंग्लिश वर्ड उसका नहीं है, एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी का मतलब अभी समझाऊंगा मैं। तो ये दो तरीके की है, इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। डब्ल्यू बी मतलब आरबीसी जो है ना, आरबीसी एक ब्लड सेल है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो ब्लड सेल है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, एक हम कह सकते हैं कि एक कवर होता है, एक आवरण होता है ना। उस आवरण को हम क्या कहते हैं? एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन। बात समझ में आ रही? एंटीजन कहां पर है? रक्त कोशिका के ऊपर। और एंटीबॉडी कहां पर है? प्लाज्मा के अंदर। क्लियर इतनी बात? अब देखो जरा, एंटीबॉडी जो है वहां से सभी को दिखाई दे रहा है यहां पर? देखो एंटीबॉडी का शेप किस तरीके का होता है? वाई शेप। किस तरीके का होता है? वाई शेप। ये देखो, ये मैंने बनाया, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या होता है वो समझो। ए और बी, ए और बी का मतलब ए जो एंटीबॉडी है उसमें इस तरीके का डिजाइन होता है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर केवल अंतर है। दूसरी जो बी है उसका डिज़ाइन किस तरीके का होगा? तो देखो जरा, ये अगला बनाया मैंने, ये दूसरी एंटीबॉडी है जिसको हम स्मॉल बी कहते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से होता है। समझ पा रहे हैं सभी? दूर से दिखाई दे रहा है कि जो बी एंटीबॉडी है उसका शेप कैसा है? इस तरीके, जैसे बी में कर्व है उस तरीके से इसमें भी कर्व है। और यहाँ पर जैसे अपन ए बनाते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके का ए यहाँ पर बना हुआ है। इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गई स्मॉल ए एंटीबॉडी और ये हो गई स्मॉल बी एंटीबॉडी। अब इधर आओ, इसमें क्या है? तो देखो ये एंटीजन है, आरबीसी के अंदर हमने अभी लिखा। अब एंटीजन जो भी है वो भी कितने प्रकार का है? देखो जरा कि एंटीजन अगर आरबीसी के चारों तरफ इस तरीके के कोन्स बने हुए हैं, इस तरीके के त्रिभुजाकार संरचनाएं बनी हुई हैं, कांटे लगे हुए हैं, स्पाइक्स, है ना, इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कौन सा टाइप है? ए टाइप है। इसके अंदर ही लिख देता हूं, ये ए टाइप है। कौन सा टाइप है? ए। बात समझ में आ रही? क्योंकि इसके चारों तरफ ए बने हुए हैं, ठीक। दूसरा, अगर इसी आरबीसी के चारों तरफ जो है इस तरीके से कर्व बने हुए हैं, ये देखो जरा ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे ये बी टाइप है। कौन सा टाइप है? बी टाइप। अगर कर्व भी है ना, कर्व भी है और इस तरीके से कोन भी है, दोनों चीजें इसके पास, ठीक है, कर्व भी है और कोन भी है, दोनों चीजें हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ए बी टाइप। क्या बोलेंगे? ए बी टाइप, ठीक। और चौथे वाले में जो है इसमें कुछ नहीं होता है, तो इसको बोलेंगे जीरो, या इसको बोलते हैं ओ टाइप। बात समझ में आई? ठीक है। आरबीसी में ये क्या है? ये आरबीसी हमारी ब्लड सेल है। इस ब्लड सेल के ऊपर अगर इस तरीके के कोन बने हुए, मतलब वो ए टाइप है, हम कहेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए, ठीक है। अगर उसमें ए और बी दोनों है तो उसको क्या कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। देखो ब्लड ग्रुप की पहचान 2 मिनट में हो जाती है। जैसे ही आपका एक बूंद आपका खून लिया जाएगा, उसको स्लाइड में रख के और माइक्रोस्कोप में देख के हम बता सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आरबीसी के ऊपर इस तरीके के कोन्स बने हुए, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। इस तरीके के कर्व बने हुए हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी। अगर ये दोनों चीजें हैं तो ए बी, और अगर कुछ नहीं है तो ओ। सिंपल है ना। अब इसका क्या काम होता है वो समझो। हाँ वो भी बताऊंगा अभी, वो आरएच फैक्टर वो अलग है, अभी पहले इतना समझो। तो ये हो गया ए बी। अब हमने देखा होगा ना जनरली कि ब्लड ग्रुप पहले सिर्फ क्या होता था कि पहले बोला जाता था कि ब्लड ग्रुप ए या ब्लड ग्रुप बी या ब्लड ग्रुप ए बी। अब उसके साथ हम पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं, है ना, कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इस तरीके से। तो वो अभी मैं आगे बताऊंगा, वो आरएच फैक्टर होता है। इसको समझो पहले। तो देखो अब जरा जो ए है, देखो अब देखो ए जो होता है, ए के साथ कौन सी एंटीबॉडी होगी इनमें से? ए के साथ ए होना चाहिए क्या? नहीं। अगर ए के साथ ए होगी तो क्या होगा? वो उसमें फंस जाएगी, क्योंकि इसका जो शेप है और इसका जो शेप है, ये जो वाई आपका जो बना हुआ है ना, ये इसमें आकर के क्या हो जाएगा? इस तरीके से, ये इस तरीके से लॉक हो जाएगा। और हमें लॉक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, वो तो बहता रहता है, तो चीजें उसमें बहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर एंटीबॉडी आरबीसी के साथ लॉक हो गई तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो ए के साथ कौन सी एंटीबॉडी रहेगी? बी। क्यों? क्योंकि बी का शेप ऐसा है, ए का शेप ऐसा है, तो वो लॉक नहीं होगी। तो ए के साथ कौन सी एंटीबॉडी आएगी? बी, ठीक। बी के साथ कौन सी आएगी? ए। ए बी के साथ कौन सी आनी चाहिए?
इसके साथ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ दोनों समस्या है। अगर ए रखोगे तो इसमें लॉक होगा, बी रखोगे तो इसमें लॉक होगा, इसलिए इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। और इसके अंदर दोनों होगी, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है। हमारा बेसिक मोटो क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि एंटीबॉडी एंटीजन के साथ लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी ए बी और बी बी, इसके अंदर दोनों है, इसके अंदर एक भी नहीं है, और इसके अंदर ए और इसके अंदर बी। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो जरा पॉजिटिव नेगेटिव वाला समझो कि देखो एक हमारा जो था RH फैक्टर होता है, क्या होता है, RH फैक्टर, ठीक है। RH फैक्टर का मतलब होता है कि सबसे पहले साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उनको एक जो हमारा लाल मुंह का बंदर जिसको हम कहते हैं, उसका टर्मिनोलॉजी में नाम होता है रेसिस बंदर। कौन सा बंदर है वो, देखो रेसिस या रेसस इसको पढ़ा जाता है। ये मंकी होता है ना, मतलब जिसको हम बोलते हैं लाल मुंह का जो बंदर होता है ना हमारा, उसके ब्लड के ऊपर जो है साइंटिस्ट काम कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि भाई उसकी आरबीसी में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, और उनको एक नई चीज दिखी। नई चीज क्या दिखी कि वो जो बंदर की आरबीसी है, उस आरबीसी में इस तरीके का चौकोर या रेक्टेंगुलर है ना, आयताकार, ये भी एंटीजन पाया गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। एक तो अभी हमने देखा त्रिभुज वाला, एक देखा हमने ओ वाला, है ना, ये इस तरीके वाला, और पर उनने क्या देखा कि ये तो है ही साथ में क्या है, ये भी है, मतलब रेक्टेंगुलर उसके अंदर एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो चूंकि उसका नाम जो था रेसिस था, तो उसके पहले दो वर्ड ले लिए गए RH, है ना। अब जब उन्होंने बाद में रिसर्च किया आगे, तो पता चला कि इंसानों में भी ये होता है, कुछ इंसानों में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो फिर हमने क्या कहा कि जिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं कि RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये इस RH के लिए होता है। बात समझ में आई। जैसे मैंने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव। क्या है, A पॉजिटिव, मतलब कि मेरे ब्लड के अंदर क्या होगा कि जो आरबीसी है उसमें इस तरीके का डिजाइन होगा, और साथ में कौन सा डिजाइन होगा, ये वाला। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। मतलब ये RH के लिए यहां पर ये पॉजिटिव यूज किया गया। इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, मतलब कि मेरे ब्लड ग्रुप के अंदर सिर्फ त्रिभुज बने हुए हैं, रेक्टेंगुलर नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। क्लियर, ये ब्लड ग्रुप हो गया, खत्म कहानी। ब्लड ग्रुप में कुछ नहीं पढ़ना है, और एंटीबॉडी एंटीजन तो सेम इसी तरीके से काम करेंगे। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप की बात। इन्होंने कहा जैसे O का, तो O के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, O जो है वो यूनिवर्सल डोनर। क्या है, यूनिवर्सल डोनर। मतलब अगर आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट है और किसी का ब्लड O है, तो आप उसको बेफिक्र होके लगा सकते हो, ठीक। और यूनिवर्सल जो एक्सेप्ट कर सकता है वो कौन सा है, AB। और इसमें भी मैं कहूं तो O नेगेटिव जो होता है वो सबसे अच्छा ब्लड है, और AB पॉजिटिव जो है वो सबसे अच्छा क्या है, ये मतलब कि AB पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर ये दो चीजें तो पहले से, ये तीसरी भी हो गई, तो कोई जगह ही नहीं बची, है ना। तो यहाँ पर भी एंटीबॉडी का कोई जो है इस तरीके से लॉकिंग नहीं हो सकती। और यहाँ पर जो है ये पूरा क्लीन है। O नेगेटिव मतलब कि इसमें RH फैक्टर भी नहीं है। तो O नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर मतलब इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, दाता है, ये किसी को भी दे सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा, किसी से भी ले सकता है ब्लड। क्लियर। तो अगर हमें प्रॉब्लम हो तो AB पॉजिटिव जो है अगर हमारा ब्लड ग्रुप है तो हम किसी से भी ले सकते हैं, और अगर O नेगेटिव है हमारा तो हम किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। क्लियर इतनी बात उसमें। तो ये हो गई ब्लड की सारी बातें खत्म। ब्लड कौन सा टिश्यू चल रहा है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, है ना। अब आगे हम कल की क्लास में दूसरी चीजों को लेंगे। यहां पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।